संविधान के नाम पर राजनीति काम पर हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज संविधान दिवस है। सरकार हो या विपक्ष, दोनों का लैंप पोस्ट है संविधान। दोनों को राह दिखाने वाली पुस्तक है हमारा संविधान। लेकिन संविधान दिवस का मौका भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बच नहीं सका। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस का नाम लेकर फिर से सरकार को घेरा। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मनुस्मृति को मानने वाले आज मजबूरी में संविधान की बात कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखकर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को सामने रखा है। लेकिन सवाल यह है कि संविधान के नाम पर लड़ाई क्यों छिड़ी है? क्या बीजेपी को लगातार मिल रही चुनावी जीत को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है? क्या राम मंदिर की धर्म ध्वजारोहण जैसे जो कार्यक्रम है उनमें शामिल होने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 11 वर्षों में भारत की राजनीति का डीएनए बदल दिया है? क्या वो लोकतंत्र के उस डीएनए की बात कर रहे हैं जो राममय है, इसीलिए वोट बैंक का हंगामा है? क्या है संविधान के नाम पर आर पार की इस लड़ाई के मायने? संविधान के नाम पर राजनीति काम पर हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों की साझा विरासत है और अवसर। संविधान दिवस के मुख्य कार्यक्रम में कुछ यूं ही दृश्य उपस्थित हुआ और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। लेकिन मुख्य कार्यक्रम से इतर संविधान को बचाए रखने के नाम पर विपक्ष ने सरकार पर हमला किया तो सरकार ने जवाब देने में देर नहीं की। मोदी जी हमें कॉलोनाइजेशन के खतरे में पर लेक्चर दे रहे हैं, पर ये वही विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन में एक मिनट भी देश की जनता का साथ नहीं दिया, उल्टा अंग्रेजों की गुलामी की। जो संविधान को नहीं मानते वही ऐसे बातें करेंगे। संविधान को जो भी मानते हैं वो हर सिस्टम, हर संस्था, हर प्रक्रिया और हर पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसा बात नहीं करेगा। हमारा संविधान के नाम पर ये आर पार की जंग वोट बैंक के मुद्दों पर, संस्थाओं की स्वतंत्रता के नाम पर और अंत में राजनीतिक हार जीत के नाम पर छिड़ी हुई है। इसीलिए मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक बार फिर संविधान को लेकर यही बहस खड़ी कर रहा है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा ऐसा करना? बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा? पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। क्या इस देश में संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेगी नहीं रहेगी? लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो मूल रूप से निष्पक्षता से काम करेंगी कि नहीं करेंगी? आज चुनाव आयोग का आप देख लीजिए किस प्रकार से पक्षपाती ढंग से वो काम कर रहा है। विपक्ष की माने तो आज सिर्फ चुनाव आयोग नहीं बल्कि देश की हर एक संस्था सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों के नाम पर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत करने से लेकर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर हुए कार्यक्रमों को गिनाकर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को बताया। प्रधानमंत्री मोदी भारत को लोकतंत्र की जननी कहने से कभी नहीं चूकते। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापना के अवसर पर भी उन्होंने इस पर जोर दिया था। गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी
विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण कहा है, लेकिन राम मंदिर को लेकर होती रही राजनीति का तेवर संविधान का सवाल उठाकर बहस खड़ी करता रहा है। ये और बात है कि भारत के संविधान में भी राम दरबार की तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और उस तस्वीर की चर्चा करने से शहजाद पूनावाला की पार्टी नहीं चूकती है। प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। रतनलाल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमीक जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, संविधान दिवस, और ये कई मायनों में आपकी सरकार के लिए बहुत ही कैची वर्ड, सेंसिटिव वर्ड बन गया, क्योंकि इसी मुद्दे पर आपको राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष घेर रहा है। और जब वो संस्थाओं पर आते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर आप चोट करते हैं, तब वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हैं। कैसे डिफेंड करिएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं ये संविधान बताता है लोकतंत्र की जननी हम हैं, लेकिन जनता को कैसे भरोसा दिलाइएगा कि आप ही संविधान के सही रक्षक हैं? सबसे पहले तो अंजना जी, जो संविधान के सबसे बड़े भक्षक है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान को कुचला, जिन्होंने आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया, जिन्होंने आंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण जैसे आरक्षण की पेशकश की और उसको कर्नाटका से लेकर तेलंगाना में लागू किया, आज वो संविधान रक्षक बनने का ड्रामा कर रहे हैं। मतलब कि जो खानदान तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं, वो संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। मतलब तो ऐसा हो गया कि ओसामा बिन लादेन जो है वो शांति की बात कर रहा है, या कोई शराबी जो है वो नशा मुक्ति की बात कर रहा है। मतलब मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर ऐसा ही आभास हो रहा है। सबसे पहले तो ये संविधान दिवस, मतलब अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 26 नवंबर 1949 को हुआ, भाई 52 से सेलिब्रेट करवाते ना नेहरू जी, क्यों नहीं करवाया नेहरू जी ने सेलिब्रेट? 2015 में नरेंद्र मोदी जी, एक ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को ये करना पड़ा शुरू। और जब हमने पहली बार किया इसको शुरू 2015 में, तो माननीय राहुल गांधी जी का लोकसभा के पटल पर बयान है, आई डोंट अंडरस्टैंड नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डे, व्हाई डू वी नीड दिस, दिस इज जस्ट अनदर स्टंट। मतलब कि इसको स्टंट कहा गया। फिर उसके बाद देखिए, आंबेडकर जी को 2 बार तो चुनाव हराया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रकाश आंबेडकर जी ने कहा है। भारत रत्न अपने आप को जीते जी दे दिया। आंबेडकर जी को तो कितना इंतजार करना पड़ा, वीपी सिंह और बीजेपी की सरकार थी तब हुआ। फिर आंबेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा, तो उसके सेलिब्रेशन में एडविना माउंटबैटन को लेटर लिख रहे थे, और उनके ही दिए गए आरक्षण की व्यवस्था का विरोध किसने किया? वही नेहरू जी ने 1960 में पत्र लिखते हुए कि आरक्षण सेकंड क्लास बना देता है। फिर ओरिजिनल संविधान की मैं कॉपी लेकर आया हूं, देखा हो, ये ओरिजिनल संविधान है। इस ओरिजिनल संविधान में प्रभु श्री राम से लेकर गुरु, हमारे सिख गुरुओं की, प्रभु श्री कृष्ण, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरों को हटाने का, मतलब कि उसकी आत्मा पर चोट करने का काम किसने किया? अच्छा, आत्मा तक काम नहीं हुआ तो फर्स्ट अमेंडमेंट लाकर फ्री स्पीच पर कुठाराघात किसने किया? आदरणीय नेहरू जी ने। फिर नेहरू जी की बेटी आई तो उन्होंने इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी लगाकर संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाने के बाद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाया, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में पता है क्या था अंजना जी? 42nd अमेंडमेंट में जुडिशरी का राइट खत्म, प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सबको जुडिशियल रिव्यू के बाहर कर दिया। ये उन्होंने किया, और आज भी वही कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुस्लिम आरक्षण की तो कल्पना नहीं कितना आंबेडकर जी ने, धर्म के आधार पर ये पैरवी करते हैं। इसीलिए एएमयू से आरक्षण हटाकर एससी एसटी ओबीसी समाज का मुसलमानों को दे दिया, वहां पर उनका कोई स्टैंड नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी बात, हम लोग आरक्षण और संविधान विरोधी बोलते हैं। टीपू सुल्तान की भी फोटो है, केवल 10 सेकंड और, ठीक है, आप ही से पूछ रही हूँ, टीपू सुल्तान की भी फोटो है। तो अच्छी बात है ना। ऐसा है, टीपू सुल्तान की फोटो है, तो टीपू सुल्तान के ऊपर इतना भरोसा है आपको, तो राम जी को काल्पनिक काहे बोलते हो भाई? राम मंदिर पर जब ध्वजारोहण होता है तो उसके ऊपर आप लोग जाकर बोलते कि हम बाबरी मस्जिद बना देंगे, उसके बाहर जाकर आप बोलते कि राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं कि राम मंदिर बेकार है। तो भाई अगर टीपू अपना पेटनेम भी रखना है, या टीपू में इतनी आस्था है जिसने हिंदुओं का कत्ल किया, तो भाई प्रभु श्री राम तो पूरी दुनिया के सांस्कृतिक आदर्श है भाई, हमारे भी है, आपके भी, सबके हैं, पर उनके तो ऊपर आप सवाल चिन्ह खड़े करते कि राम जी अस्तित्व में नहीं है। पर 10 सेकंड और मात्रा लेना चाहता हूं अंजना जी, एक आरोप हम पर बहुत गलत लगता है, हम संविधान विरोधी हैं। मेरे प्रधानमंत्री प्रचारक आरएसएस के, मेरी पार्टी आरएसएस से प्रेरणा लेती हुई
370 नाम की प्रावधान को हमने कब्र में जब डाला तो यह अंबेडकर जी का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, वंचित समाज को पहली बार आरक्षण का अधिकार मिला। और जो संविधान के रक्षक और संविधान के विरोधा होने की बात करते हैं, उन्होंने आर्टिकल 370 और 35 से हटने का विरोध किया। तो बताइए, संविधान के साथ कौन, संविधान के खिलाफ कौन? आरक्षण के साथ कौन, आरक्षण के खिलाफ कौन? यूसीसी के साथ कौन, शरिया के साथ कौन? मुस्लिम आरक्षण के साथ कौन? और समाज जो SC ST OBC समाज, EWS समाज के लिए आरक्षण के लिए कौन कर रहा है? तो मैं समझता हूं कि इन बातों से बचा नहीं जा सकता। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संविधान की अहमियत इतनी भी नहीं है कांग्रेस में कि सैम पित्रोदा ने ट्वीट करके कहा था कि नेहरू जी का तो कोई रोल ही नहीं था संविधान में। यह उनका ट्वीट है। अंबेडकर जी का कोई रोल ही नहीं था, नेहरू जी का रोल था। तो मैं अब पूछना चाहता हूं कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता से कि क्या उनका यह मानना है कि अंबेडकर जी का कोई रोल नहीं था और केवल नेहरू ही नेहरू थे जिन्होंने संविधान दिया? रतन लाल जी जवाब दीजिए। और मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। संविधान बदलने का आरोप, संविधान की आत्मा को यह बदल देंगे। तो 38वां संविधान संशोधन 1975, आपातकाल की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, स्पीकर के चुनाव पर विवाद कोर्ट के दायरे से बाहर करने वाला 39वां संशोधन, प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। आपने तो प्रस्तावना के मूल रूप को 42वें संशोधन में बदल दिया था। यह सब क्या था? उस ड्राफ्ट को जो आज के ही दिन तैयार हुआ था, इतने साल पहले, हमारे तमाम जो उस वक्त के नेता थे और BR अम्बेडकर साहब की बात होती है, तो आपने तो उसको पूरा ही बदल दिया। आपने तो उसकी आत्मा, उसमें शब्द जोड़ दिए, बदल दिया सब कुछ। बाकी कानून पर मैं नहीं जा रही हूं कि कानून आप भी बदल रहे हैं, वक्फ कानून वगैरह आप भी लाए थे, ये भी अपने कानून ला रहे हैं। मैं तो जो मूल जो भाव था, इस आत्मा थी, उसकी बात कर रही हूं। चलिए, मोदी जी अडवाणी जी का पांव छुए थे, अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। संसद में आगे झुके थे, संसद ही बदल दी। संविधान के आगे झुके हैं, संविधान क्या हो रहा है सब पता है। मेरे पास मूल दस्तावेज ऑर्गेनाइजर का लेख है, देख लीजिए जरा सा, ये ऑर्गेनाइजर का लेख है। और 4 दिन बाद, ठीक 30 तारीख को 1949, 30 नवंबर, 2 लाइन इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था और इसमें ऑर्गेनाइजर का जो लेख है पढ़ देता हूं। The worst about new constitution of Bharat is that there is nothing Bharatiya about it. The draft of the constitution have incorporated in it elements of British, American, Canadian, Swiss and sundry other constitution, but there is no trace of ancient Bharatiya constitutional law, institutions, nomenclature and phraseology in it. In our constitution, there is no mention of unique constitutional developments in ancient Bharat. Manu laws were written long before Sparta and मेरा सिर्फ Solon इतना of कहना है Persia. मिस्टर रतनलाल कि अगर आप हिंदी भाषा में तैयारी करके आए हैं तो जो मूल बात आप कहना चाह रहे हैं वो लाइनों में बता दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में चिट्ठी लिख के बाद में वीडियो डाल दीजिएगा। आज तक के दर्शक हैं, सुन रहे हैं आपको, हिंदी में समझाइए। ये मोदी जी का भाषण है 26 नवंबर 2015 का। इसमें से अंबेडकर का नाम है, नेहरू का नाम है, क्रेडिट भी दिया हुआ है, गांधी का नाम है, किसी गोलवलकर, सावरकर का नाम है क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम है क्या 30 नवंबर को संविधान के खिलाफ RSS ने ऑर्गेनाइजर में लिखा, 12 दिसंबर को पुतले फूके रामलीला ग्राउंड में। अभी जब संसद मार्ग पर जब संविधान जलाई गई, क्या कोई एक्शन हुआ क्या? जब सीधे मनुस्मृति लागू करने के लिए साधु लोग धर्म संसद कर रहा है और 400 पार संविधान बदलने के लिए बोला जा रहा है, मोदी सरकार ने कोई एक्शन लिया क्या? जब सीधा नकारा जा रहा है कि BN राव ने संविधान बनाया था, उत्तर प्रदेश का एक साधु और ग्वालियर का एक एडवोकेट, उस पर कोई एक्शन हो रहा है क्या? यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए एक्टिविस्ट को, प्रोटेस्टर को, इंटेलेक्चुअल को आप जेल में डाल देते हैं और संविधान पर सीधा हमला हो रहा है। भारतीय गणराज्य और रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है। कौन इंटेलेक्चुअल को जेल में डाल दिया गया है? नहीं, क्या बात कर दिए। छोटे हम लोग पे भी FIR है। किस बात के लिए FIR? किस बात के लिए? कि आप जो है छोटी छोटी बात को विरोधियों, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात दीजिए। सोशलिस्ट, सेक्युलर शब्द जोड़ने पर आपने जवाब नहीं दिया, आपने आपातकाल पर जवाब नहीं दिया, लेकिन शहजाद जी आप सत्ता में हैं, इसलिए जवाब दीजिए कि आप छोटे छोटे बड़े बड़े कह रहे हैं वो, इसीलिए मैं उन्हीं की भाषा में आपसे पूछ रही हूँ। छोटे छोटे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पर आप वॉइस को डिसेंट, जो भी आपसे सहमत नहीं होता है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ अमीक जी और हर्षवर्धन जी। देखिए,
देखिए अंजना जी, क्योंकि मैं आज तक ज्यादा देखता हूं, पूरा दिन देखता हूं, तो मैं आपको परिभाषित करके बताता हूं कि कांग्रेस इंटेलेक्चुअल किसको मानती है। अभी ये डॉक्टर्स ऑफ टेरर पकड़े गए तो उनके स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर बनकर हुसैन दलवाई आए थे, राशिद अलवी आए थे, तारिक अनवर आए थे, और चिदम्बरम जी ने तो कहा कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते। फिर अफजल गुरु के लिए जेएनयू में जाकर क्या क्या नारे लगे और उसका समर्थन किसने किया, याकूब बेचारा है, उसके लिए लेटर असलम शेख ने लिखा। फिर किस प्रकार से इन आतंकियों के लिए नक्सलियों को शहीद बोलकर उनको इंटेलेक्चुअलाइज और लेजिटिमाइज करने का तो पुराना इतिहास कांग्रेस पार्टी का है। और प्रेस फ्रीडम पर कांग्रेस बोल रही है, मतलब कि फिर से मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है, वो शैतान वो उपदेश दे गीता कुरान का। मैं आपको बताता हूं क्यों। भाई, पहला अमेंडमेंट तो नेहरू जी ने लाया ही हमारी बोलने की आजादी पर कुठाराघात करने के लिए, बेटी ने तो सेंसरशिप लगाया ही, वो ब्लैंक इंडियन एक्सप्रेस का ऑपेड तो याद होगा ही। 2 राजीव गांधी ने ऐसे कानून लाए थे जिससे कि मीडिया की सेंसरशिप होती। एक को तो ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो कर दिया, और उसके बाद 2004 से 14 की सरकार में 66A नामक आईटी एक्ट का वो शैतानी संशोधन, और उसके बाद वो भी पेट नहीं भरा तो 14 एंकरों को बॉयकॉट करने का पाप। ये सब कांग्रेस का देन है। फिर भी वो बोलते हैं कि प्रेस की आजादी पर हम कुठाराघात करते हैं। तो थोड़ा सा अपना चेहरा देख लीजिए आईना में। पर मैं दूसरे आगे बढ़ना चाहता हूं। वॉइस ऑफ डिसेंट पर सवाल है शहजाद जी, वॉइस ऑफ डिसेंट पर सवाल है कि जो आपके खिलाफ बोलता है आप उसके खिलाफ हो जाते हैं, इस पर जवाब। अरे भाई, मुझे बात बताइए कि अगर वो उमर नबी आतंकवाद की पैरवी करता है और शहादत बोलता है बम ब्लास्ट और सुसाइड बॉम्बर बनने को, और अगर वो उसको इंटेलेक्चुअल माने और हम टेरर के खिलाफ स्टैंड ले, तो कांग्रेस पार्टी टेररिज्म को क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच मान रही है क्या? जब हम कहते हैं कि नक्सली बंदूक लेकर आएंगे तो उनको बंदूक से जवाब मिलेगा, तो अगर नक्सलियों को शहीद मानती है कांग्रेस पार्टी और आतंकवाद की पैरवी करती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के गोली चलाने के अधिकार को मानती है क्या? और कांग्रेस पार्टी ने एक दिन में 9000 सेडिशन के केस कुडानकुलम के प्रोटेस्टर्स पर डाल दिया था। अभी मेरे बोलने की आजादी पर कुठाराघात कर रहे प्रोफेसर रतनलाल, उनको सुनने की हिम्मत भी नहीं है। मुझे अपनी अंजना जी बात एक बिंदु रह गया है, 2 लाइन में पूरी कीजिए, उसके बाद जाएंगे आवाज नीचे कीजिए उनके। अभी आ रहे हैं रतन जी, रुकिए प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। शहजाद जी 2 लाइन में पूरी कीजिए बस। अंजना जी देखिए, ये बहुत 2 ही लाइन में खत्म करूंगा। अंजना जी, ये जो भ्रांति फैलाई जाती है ना आरएसएस वर्सेस आंबेडकर की, मैं नेहरू जी का ही प्रमाण देना चाहता हूं। नेहरू जी ने आंबेडकर जी के इस्तीफे के बाद एडवीना जी को लेटर लिखा था। एडवीना जी को तो लेटर लिखते रहते थे। उसमें उन्होंने आंबेडकर जी के बारे में बोला कि दिस मैन इज विद द हिंदुत्ववादीज। और यहां तक नहीं, उसके बाद आप देखिए कि जब ये 2 बार चुनाव हरा आंबेडकर जी को, तो उनके एजेंट, इलेक्शन एजेंट दत्तोपंत तेंगड़ी जो आरएसएस के थे वो थे, तो हम साथ में थे या खिलाफ थे। पर ये नेहरू जी का व्यू आरक्षण पर, everything, some kind of provision the Arakshan provision is a kind of a crutch which does not add strength or health to the body. If we go into reservation on the caste basis, we swamp bright and able people with second rate and third rate. मतलब आरक्षण सेकंड रेट बनाता है, ये नेहरू जी का मानना था। मंद बुद्धि को आरक्षण मिलता है, ये राजीव गांधी का कहना था। प्रोफेसर रतनलाल इस पर कैटेगोरिकल स्टैंड लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे का विरोध राहुल गांधी जी का कैटेगोरिकल स्टैंड लीजिए। मुस्लिम आरक्षण की बात आप करते हैं, कैटेगोरिकल स्टैंड लीजिए। हम स्टैंड ले रहा हूं। वही नेहरू जी अपने कैबिनेट में रखे थे अंबेडकर को, संविधान सभा में बॉम्बे से चुड़वा कर लाए थे। वही कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। अब जो आइडिया था अंबेडकर का स्टेट, अरे सुन लो यार शहजाद जी, बीच में नहीं, बीच में। जो बाबा साहब का आइडिया था स्टेट सोशलिज्म का, जो स्टेट एंड माइनॉरिटी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी ने उसको पूरा किया। पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा किया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उसमें आरक्षण दिया, फेलोशिप दिया, वजीफा दिया, सब कुछ दिया। और इनके सरकार में एजुकेशन महंगा हो गया। सुन लीजिए, सुन, एक सेकंड ठहरिए। आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, पूरा निजीकर। 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट का नाम बताइए जो आपने बनाया है 12 सालों। नेहरू जी का पत्र है भाई, उसी को बेच रहे हैं। नहीं, आप तो संविधान कह रहे हैं, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच रहे हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, कितने महंगा एजुकेशन हो गया मैं जानता हूँ। गरीब दलित का आरक्षण खत्म हो रहा है। इसी इसमें नहीं बोलेंगे। सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, उसमें नहीं बोलेंगे। सारे अडानी को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट, मुंद्रा पोर्ट सब बेच रहे हैं, वहां आरक्षण लागू है क्या? भाई, कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया तो 20 लाख दलित कर्मचारी 25 साल में हो गए थे। मैं फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं। उनके साल इनके कार्यकाल में कितने नौकरियां मिल रही है? रेलवे में 20 लाख नौकरियां थी। सुन लीजिए, आपकी बात सुन ली। आपने आधा प्राइवेटाइज कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। ठीक है, हम सुन लिए ना। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे आरक्षण के ऊपर जो नेहरू जी का स्टैंड है उसको लेकर। दलित मिडिल क्लास को आप खत्म कर रहे हैं।
आप नहीं, मेरा सवाल ये मैं झूठ दोहराऊं मत क्या बोलिए आपको? देश की जनता से, खास तौर मैं से अपना दलितों से सवाल झूठ मत दोहराऊं बोलिए। धीरे से, बाबा साहब का आइडिया क्या था? आहिस्ते से दोहराऊं मैं, शिक्षा और नौकरी हमारे लिए आहिस्ते से मैं जीवन मरण दोहराऊं का क्या? प्रश्न रतन है। लाल जी, आप आपने प्रोफेसर शिक्षा है। महंगा कर बोलिए दिया, बोलिए बोलिए नौकरी खत्म शहजाद, कर दिया। जवाब दीजिए। और बाबा साहब संविधान साहब, के आप नाम ले रहे हैं। प्रोफेसर हैं। शर्म आनी चाहिए। अंजना जी देखिए, अंजना जी मैं केवल 20 सेकंड लूंगा, और प्रोफेसर कम से कम उद्दंडता ना करें, क्योंकि ये तो हम जैसे स्टूडेंट्स का और थोड़े वो बच्चों तो का आपका काम होता है। संस्कार है प्रोफेसर को उद्दंडता सुनते का, हैं। मेरा थोड़ी। सुनिए प्रोफेसर साहब, आपके आपका सामने, संस्कार है। हाँ सुनिए ना, आपने सुनिए क्या तो एक्शन भाई लिया जब सुनिए ना, संविधान गिराया गया? आप केवल राहुल गांधी को स्टूडेंट बना दो अपना। जल्दी जल्दी, बाकी आप दोनों राहुल के पास गांधी भी को जाइए। स्टूडेंट बना दो और वो कोलंबिया की कॉलेज से बुला लो। अब देखिए अंजना जी, मैंने सिंपल सवाल, आदरणीय परम आदरणीय, देखिए बीच में बोले जा रहे हैं, ऐसे कौन से प्रोफेसर होते हैं भाई? सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैंने एक सिंपल सवाल पूछा कि भाई क्या प्रोफेसर रतनलाल नेहरू जी के दिए गए आरक्षण पर वक्तव्य पर, राजीव गांधी के दिए गए आरक्षण पर वक्तव्य पर एग्री करते नहीं करते? नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको केवल एक चीज बता दूं, प्रकाश आंबेडकर का ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। वी नो बाबा साहेब आइडियोलॉजिकल फाइट विद गांधी, बट नॉट मेनी नो दैट ही हैड फाइट विद नेहरू। बाबा साहेब कुड नॉट टॉलरेट एनी मोर विद नेहरू, और उनका निग्लेक्ट था दलित्स का, और बाबा साहेब ने आरक्षण इस्तीफा दिया कैबिनेट से 73 साल पहले, और बाबा साहेब चाहते थे कि इंडिपेंडेंट दलित लीडरशिप बने, पर कांग्रेस ये कदे ही नहीं चाहती थी। ये प्रकाश आंबेडकर का ट्वीट है। आप कह रहे कि नेहरू जी ने रखा उनको, कोई मेहरबानी की क्या? मेहरबानी नहीं की, उनको गांधी जी ने बोला तब रखा, और उनको किस परिस्थिति में इस्तीफा देना पड़ा, और फिर वो एडवीना को पत्र लिखकर जश्न मना रहे थे। ये थे हमारे नेहरू जी, जश्न मना रहे थे आंबेडकर जी के इस्तीफा का। अब जवाब दीजिए रतनलाल जी। एक मिनट, इसके बाद लेकिन अब मैं बाकी दोनों के पास जाऊंगी, आप दोनों के फेर में नहीं रहूंगी। हाँ। गणराज्य बना, ये जो इतना बड़ा दलित मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास बना, किसकी देन है? अब बीजेपी उसी को छीन रही है, बात तो नहीं कर रही है। पूछिए अम्बेडकर के पुतले फूके कि नहीं फूके? क्या कल्याण पत्रिका ने, एक मिनट, अरे उस समय जनसंघ का क्या भूमिका थी? अम्बेडकर की किताब को आपने छापा कि कांग्रेस ने छापा? आप तो छापना बंद कर दिए उनके राइटिंग स्पीचेस। अम्बेडकर मूर्तियों में नहीं है, किताबों में है, और आपने जानबूझ कर सब छापना। कहाँ छपा है बताइए मुझे? राइटिंग एंड स्पीचेस आपने छापा है 10 साल में, ये बताइए। अम्बेडकर ज्ञान में है, पढ़ने लिखने में। आप तो गले में माला, विचारों पर ताला, माला पहना रहे हैं, मूर्ति कर रहे हैं, सिंबोलिज्म कर रहे हैं, और सारे उनके राइटिंग स्पीचेस सब बंद कर दिए। सारे इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। आईआईटी में पढ़ने का कितना खर्चा है, कोचिंग का कितना खर्चा है? त्रिपाठी जी को दिखाइए, बाकी दोनों मेहमानों को दिखाइए। एक बार मुझे आगे बढ़ने दीजिए इस बहस में। मैं आपके पास आती हूं क्योंकि अभी उन्होंने कहा है, उसके बाद से अमित जी मैं आपके पास आऊंगी। हर्षवर्धन जी, अब देखिए पूरी लड़ाई संविधान के इर्द गिर्द क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में यही संविधान बहुत बड़ा मुद्दा बना। जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस तरह से बयान दिए संविधान बदलने को लेकर, विपक्ष ने उसको लपका, और यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान इस मुद्दे पर हुआ। तो ये संविधान के इर्द गिर्द जो दोनों अपने आप को रक्षक बता रहे हैं, क्या स्थिति दिख रही है इस पर? वो कह रहे हैं कि सिंबलिज्म है, अगर आप संविधान दिवस मनाते हैं, सिंबलिज्म है। सबसे पहले तो ये कि जब भारत का संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है उसमें एक बात बहुत साफ साफ कही थी कि हम जड़ समाज नहीं है, हम चर्चा करेंगे, कल कुछ संविधान में हमें कुछ लगेगा जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उसमें वो बदलाव करती रहेंगी। इसीलिए संविधान में लगातार संशोधन की गुंजाइश रही। और ये बहुत ही जड़ समाज होता है जो ये कहता है कि नहीं, जो संविधान है उसमें बदलाव नहीं होगा, या कोई भी ऐसी चीज हमारे जीवन में भी बदलाव ना हो तो ये जड़ हो जाता है, और जैसे तालाब का पानी होता है ना, वैसे गंदा हो जाता है। अब जरा सोचिए, जिस संविधान पर सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस की सरकारों ने किया, और उस हमले को ठीक करने के बजाय उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या लोगों को आज ये समझ में नहीं आएगा? और अभी मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा सुनने में आया कि भाई पीएसयूज बनाई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसमें कहां संदेह है, नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो कुछ किया उन्होंने, उनके पास सब शुरू से करने का अवसर था, उन्होंने किया। लेकिन जरा एक और बात करना चाहिए, इस देश को पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने सारे के सारे प्राइवेट बैंक को, पहले 14 फिर 6, उनको नेशनलाइज कर दिया। क्यों कर दिया? कहा भैया इनके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। उस वक्त टैक्स किस तरह, यानी देश को देखने का तरीका, देश के लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तरीका वही नहीं पता था, और आप संविधान का सम्मान कर रहे हैं। दलित गरीब सबसे ज्यादा कब आगे बढ़ा? जब आगे बढ़ा जब पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में वो पॉलिसी वो लेकर आए, जिसको लेकर आगे अटल बिहारी वाजपेयी और आज नरेंद्र मोदी उसी कर रहे हैं। लेकिन एक सोशलिज्म के चश्मे से, और एक बड़ा अच्छा लगता है, नेहरू जी की फोटो लगा लो, खुद को नेहरूवादी या गांधीवादी कह दो, तो कहां लिखा है अंजना जी की एक ही पार्टी होगी? ये जरा कोई बताएगा? अभी मैं सुन रहा था खड़गे जी को, मुझे समझ में नहीं आया, एक व्यक्ति जो संवैधानिक परंपरा में इतना लंबा उसका एक करियर है, विधायक सांसद सब कुछ है, वो कह रहे हैं ये तो हमारा बनाया हुआ संविधान है। आज वो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया का संविधान है कि कांग्रेस का संविधान?
इस देश ने जो सबसे ज्यादा बड़ी जो मुश्किल झेली वो कांग्रेस में एक परिवार के चरणों में नतमस्तक बौद्धिक गिरोह। इस बौद्धिक गिरोह को दिन रात सिर्फ और सिर्फ समाजवादी नेहरूवादी चश्मे से देश को देखना है। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सम्माननीय थे, हर प्रधानमंत्री सम्माननीय उसने अपने तय किया होगा। लेकिन जब देश की बात आती है और आप एक व्यक्ति के चरणों में नतमस्तक हैं, अपनी बुद्धि विवेक सब गिरवी रख दिया है, तो आपको संविधान नहीं दिखता। और ये शब्द भी खुद ही अपने आप के लिए बना लिए गए, बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल्स। अमित जमाई जी, मैं मानती हूं कि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आपसे मेरा एक सवाल है और इस सवाल का जवाब थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि देखिए भारत के पूरे नैरेटिव को अगर आप देखिए आजादी से अब तक, ये सच है कि कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा शासन रहा और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुलायम जी भी रक्षा मंत्री इस देश के बने, क्षेत्रीय दल भी आए, उन्होंने भी अपनी खूब पूरा आप हिस्ट्री ट्रेस कीजिए। उसके बाद बीजेपी को लेकर अब तक विपक्ष के पास एक हथियार था कि ये तो सांप्रदायिक पार्टी है भाई। फिर हुआ कि अगर हिंदू वोट बैंक उनकी तरफ पूरा जा रहा है और जाति के आधार पर वो नहीं बटेगा तो हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, तो फिर ये नया हुआ कि ये संविधान विरोधी है। क्या ये स्ट्रेट स्ट्रैटेजी नहीं दिखती है, राजनीतिक रणनीति बीजेपी को हराने के लिए? नहीं, देखिए बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है ये पूरा देश जानता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसको ये खत्म करना चाहते हैं, उसको ये बदलना चाहते हैं। आप एडॉप्टेशन का दिन तो सेलिब्रेट कर रहे हो आज, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 को जो इफेक्ट होने का दिन है, भारतीय जनता पार्टी का दिल उसमें बहुत ज्यादा नहीं लगता है। हमेशा गाली दी जाती है कि इंदिरा जी ने समाजवाद जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। भाई हमारे जो HSRA थे, हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, हमारे जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे, इवन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, अंजना मैम आप तो जानती हैं, उसमें भी समाजवादी देश का सपना है, उसमें भी पॉजिटिव सेकुलरिज्म का सपना है। तो सवाल यह है कि यह बहस आज क्यों है? यह बहस इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप जब जब याद करोगे तब तक यह देश आपको बताएगा कि आप इस देश में SC ST कानूनों को कमजोर कर रहे हो। आप इस देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए आप उसको खत्म करना चाहते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रियम्बल है उसके एक एक स्टेप्स को आप उसको खत्म करना चाहते हो। यह सच है, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आप आइए अंजना मैम, योगी आदित्यनाथ के रिजीम में एक दलित नौजवान को घुड़चड़ी चढ़ना हो, PAC ना लगे तो सामंतवादी समाज के लोग उसको घुड़चड़ी पे चढ़ने नहीं देते हैं। हर दिन जो है यहां पर दलित समाज के लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न है, SC ST एक्ट के कमजोर होने के बाद जो बढ़ा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अंजना मैम यहां पर है। तो सवाल यह कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना मानते हैं, 10 सेकंड दीजिए और आप ये सुन लीजिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। देख रहे हैं, तो ये जो आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं, यही बाबा साहब का संविधान और ये दलित समाज जानता है, पिछड़े समाज जानते हैं, वो सभी लोग जानते हैं जो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, शहजाद जैसे लोगों की मजबूरी है कि वो बाबा साहब का नाम। डायरेक्ट रिस्पॉन्स। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, ये MEA की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल अरुणाचल की महिला के साथ गलत बर्ताव को लेकर यह मुद्दा उठा था जब वो ट्रांजिट में चाइना में उनको उतरना था। महिला के भारतीय वीजा पर चाइना को एतराज था और इसी वजह से भारत में ये रुख साफ किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। सीमा पर शांति सामान्य रिश्ते के लिए जरूरी है, यानी विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, ये एक बार फिर से स्पष्ट किया है। क्योंकि चीन का जो रवैया था, अगर आपको याद हो, बीते दिन एक महिला थी अरुणाचल प्रदेश की और ट्रांजिट इसमें वो वहां पर रुकी थी, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रेमा जी की। वहां पर उनको इंडियन वीजा को लेकर उनके ऐतराज जताया गया था, जिसको लेकर मामला काफी तूल पकड़ा और विदेश मंत्रालय ने कहा है भारत चीन संबंध स्थिर हैं। बॉर्डर पर शांति को लेकर भी बात रीइटरेट की गई है। सामान्य रिश्ते के लिए सीमा पर शांति जरूरी है, यह भी कहा गया है और साथ ही ये कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इस पर भी अगर आप शहजाद जी कुछ कहना चाहें और साथ ही उनकी बातों का जवाब दीजिए। उन्होंने भीमराव नहीं अमित जी, भीमराव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं, देखिए ऐसा है अंजना जी, अब मैं
अंजना जी, अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जितना समय मैंने उनको शांति से सुना वो भी मुझे सुने। देखिए अंजना जी, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो ही जाएगी नाम में, क्योंकि अबू आजम खान ने पूरे उत्तर प्रदेश में साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है। आंबेडकर जी को भूमाफिया कहा था इनकी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे ने, आजम खान ने, और आज तक आजम खान उनकी पार्टी में। रमा देवी जी के बारे में क्या कहा था मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। अच्छा, ये बहुत आंबेडकरवादी बन रहा है। पता है, उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे जिले थे, ज्योतिबा फुले नगर, महामाया नगर, कांशीराम नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, रमाबाई नगर, पंचशील नगर, भीम नगर और प्रबुद्ध नगर। इनके नाम बदलकर अमरोहा, हाथरस, कासगंज, ये अखिलेश यादव जी की देन है। मेडिकल कॉलेज के भी नाम आंबेडकर जी के नाम पे होते थे ना, तो उसको हटाकर चेंज कर देते थे। रिजर्वेशन इन प्रमोशन सबसे पहले रोका किसने था? ये समाजवादी पार्टी ने रोका था। और मैं बाकी सब तो छोड़ दीजिए, एससी एसटी को जम्मू कश्मीर में पहली बार आरक्षण का अधिकार 370 को कब्र में गाड़ने के बाद उन्हीं अमित शाह जी ने दिलवाया है, जिसका क्लिप आपने कट करके 10 सेकंड का बता दिया। अब मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं 2 विषयों पर कि 370 के जाने के बाद आरक्षण लागू हुआ, वंचित समाज को अधिकार मिला, पक्ष में है या नहीं है, और एएमयू में एससी एसटी के आरक्षण के पक्ष में है या नहीं है। इसका सीधा सीधा जवाब दो मिस्टर अमीक जमई। ठीक है अमीक जी, तीनों का पॉइंटेड सवाल है, उनका भी जवाब दीजिए। अरे हमारे पियर के भैया, मान लिया कि आजम खान साहब, हमने तब भी कहा आज भी कहा, गलत थे। बोलो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से बाबा साहब का मजाक उड़ाया, अरे हटाओ फिर, बोलो गलत है हमारे गृह मंत्री जी। कैसे बोले थे? भूमाफिया, फैशन भूमाफिया बोला आपने आंबेडकर जी को। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आंबेडकर जी भूमाफिया, दलितों की घुड़चढ़ी पे तुम्हारे जैसे सामंती लोग, तुम्हारी सरकार के मुख्यमंत्री के समाज के सामंती लोग। अरे मैं पसमानदा हूं, मैं पसमानदा मुस्लिम हूं भाई, आप सैयद मुझे बैठने नहीं देते। गजब है यार। मेरे नेता थे माननीय अखिलेश यादव जी। 2019 में मान्यवर काशीराम जी का जो आंदोलन था, बहन मायावती जैसे जब हमने गठबंधन किया, 0 से 10 सीटें हमने बना के दी, साथ में लड़के उनको मजबूत किया। काशीराम का आंदोलन हमने मरने नहीं दिया, हमारा विरोध है उनसे किसी बात पर। लेकिन आप लोगों ने बाबा साहब की जो आत्मा थी, संविधान की जो आत्मा थी, शहीद आजम भगत सिंह का सपना था, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सपना था, इवन जो आपके अपने पुरखों का सपना था समाजवादी देश का, रोज सुबह शाम हर्षवर्धन जी से लेकर पियर का भैया आप दोनों लोग गाली देते हो, ये सब हमारा देश का दलित समाज जानता है कि आप लोगों के मुंह पे तो है बाबा साहब, 10 सेकंड, अब बगल में है केवल 10 सेकंड अंजना छुरी पियर का भैया। लेकिन अमित जी इन 2 सवालों पर भी एक स्टैंड पता चलना चाहिए ना, बात ठोस चीजों की हो। 1 2 3 चीज गिनाइए जिससे इन्होंने आरक्षण पर आघात किया हो। और आप ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी एसटी के लिए आरक्षण होना चाहिए, और अगर कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो पिछड़े लोग हैं उनको जगह मिल रही है, तो ये सही हुआ है या नहीं हुआ है? ये 2 पॉइंटेड सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आरक्षण कैसे खत्म हो रहा है, आपने हर्षवर्धन जी ने आज एक बहुत तारीखी बात बोली है, आपने ख्याल नहीं किया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जी का जो 9 उदारवाद की नीतियां थी, उसी को तो मोदी जी बढ़ा रहे हैं। मतलब मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से कर रहे हैं। धन्य हो ऐसे इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट है भाजपा के लिए बैटिंग करने वाले। नंबर 2, जैसे जैसे आप पूरे देश में आप प्राइवेटाइजेशन करते हो, निजीकरण करते हो, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सभी मंत्रालय में आप जब निजीकरण करते हो तो सीधे सीधे आरक्षण खत्म होता है, सीधे सीधे आरक्षण खत्म होता है, सीधे सीधे आरक्षण खत्म होता है। और जो हमारी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया जबान लड़खड़ा रही है, जबान लड़खड़ाने लग गई है। आज भी एएमयू जामिया में सुन लो आज भी एएमयू जामिया में जितना डीयू से एससी एसटी के लड़के नहीं पढ़ते हैं वो हमारी जामिया में लिया। नहीं आरक्षण होना चाहिए इस्लामिया, क्योंकि आरक्षण होना चाहिए। मुसलमानों की बदहाली उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके नेशनल जो फ्रेमवर्क था हमारी आजादी का, वहां से एक लॉन्च पैड था आजादी का। तो आपको 2 विश्वविद्यालय पसंद नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपने एएमयू पे हमला करके उसका बजट कम किया, इसीलिए जामिया में संघीय वाइस चांसलर को भेज के धीरे धीरे आप उसका सेकुलराइजेशन कर रहे हो। यही समस्या है आपकी। मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है। उसके लिए सचर कमेटी ने क्या कहा,
उसकी हालत दलितों से बदतर अच्छा, है। अमित जी, ये बात तो देखिए, एक सेकंड, बात संविधान की हो रही है। अमित जी, आज ही आप देख रहे हैं ड्यू में प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं और ये खुलकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हैं। ऐसे ही आप संघी वीसी कह रहे हैं, कई ऐसे प्रोफेसर आते हैं हमारे शो में जो खुलकर संघ के समर्थक हैं। तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि खाली कांग्रेसी ही समर्थक चलेंगे। अब तो ये तो हर तरह का, ये जब से बीजेपी आई है हर तरह के लोग आपको दिख रहे हैं, वरना पहले एक ही विचारधारा दिखती थी। क्या मैं सही नहीं बोल रही हूँ अमित जी? मैं फर्क बता रहा हूं। रतन लाल जहां पे भी होंगे, जिस भी विश्वविद्यालय में होंगे, वो संविधान को लागू कराने का काम करेगा। और जहां जहां ये आरएसएस का संघी लोग होगा, प्रोफेसर लोग होगा, ये मनुस्मृति के राज को लाने का काम करेंगे। 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। ठीक है, चलने का काम करेंगे। और ये देखिए, मैं माफी चाहता हूं कि हर्षवर्धन जी के समय पर थोड़ा सा मैं इंटरव्यूइंग कर रहा हूं। इसके बाद मैं आ रही हूँ। अंजना जी 10 सेकंड मात्र चाह रहा हूँ, प्लीज, ये डिस्टर्ब करते रहेंगे। अंजना, हाँ मैं बोलूंगा पर वो मेरी बातों को इंटरप्ट ना करे। देखिए अंजना जी, आपने बहुत ही सटीकता से पूछा एएमयू में आरक्षण की व्यवस्था जो पूरे देश में वो होनी चाहिए, हाँ या ना। और दूसरा आपने पूछा कि किस प्रकार से वहां पर 370 लागू था, तब तक आरक्षण नहीं मिलता था, उसके हटने के बाद मिला, तो समर्थन में नहीं। तो उससे कोई जवाब नहीं। ये वो पार्टी है जिन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की जो आंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एएमयू का बजट तो डबल हुआ है। और इस इक्वेशन में अमित जी, आप सैयद हो, अशरफ हो, मैं पसमानदा हूं, तो मैं सामंती नहीं, आप सामंती हो। पर मुस्लिम वर्ग में जो जाति और बाकी के भेदभाव है उस पर नहीं बोलना है, बस हिंदू समाज का विघटन करने के लिए इस प्रकार की बातें रखनी है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए कि पसमानदाओं के लिए होना चाहिए कि नहीं अधिकार, तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आपको टोक रही हूं, खबर एक आ रही है। 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर चुका है, दिल्ली में हुआ है। 74 कॉमनवेल्थ देशों ने मुहर लगाई है। ग्लासगो की बैठक में ये फैसला लिया गया है और इस बार का कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होने वाला है। भारत के लिए एक बार फिर से गर्व की बात, क्योंकि भारत को मिली है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। 2030 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में इस बार होने वाले हैं। एक और खबर आ रही है इस वक्त आपको बता दें, और ये खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की टिप्पणी पर एमईए का बयान आया है। धर्म ध्वजा पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर यह जवाब है। आपको याद होगा बीते दिन अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराया गया था। पाकिस्तान हमें नैतिक उपदेश ना दे और इसको धर्म के आधार पर भेदभाव करार दिया था। पाकिस्तान ने कूद पड़े थे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा था और अब पाकिस्तान को माकूल जवाब मिला है। अल्पसंख्यकों के अधिकार पर पाकिस्तान ज्ञान न दे, पाकिस्तान मानवाधिकार का अपना रिकॉर्ड देखे, ये विदेश मंत्रालय ने वापस जैसे को तैसा बता दिया। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन में शहजाद जी बात पूरी करनी होगी। देखिए, बस मैं सिर्फ एक ही सवाल फिर से दोहराना चाहता हूं कि आजम खान ने आंबेडकर जी को भूमाफिया बोला। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जिंदगी में मायावती के हॉस्टल कांड के बाद अगर ये इस प्रकार की टिप्पणी, तो मुझे लगता है दोनों पर स्टैंड लेना चाहिए। और एएमयू में क्या SC/ST आरक्षण संवैधानिक होना चाहिए? प्रोफेसर रतन लाल जी, देखिए 4 नवंबर 1948 का संविधान सभा में जाकर भाषण पढ़िए, बाबा साहब का भाषण पढ़िए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का प्रावधान उन्होंने संविधान में अपने रहते किया था। जो सवाल एएमयू पे उठा रहे हैं, क्या यही सवाल ये खालसा कॉलेज पर और स्टीफेंस कॉलेज पे उठाएंगे? जरा इनसे पूछिए तो। जो ईसाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या जो सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में जवाब क्यों नहीं करते? ठीक है, हर्षवर्धन जी, इसका जवाब आप दीजिए। डीयू में, बीएचयू में, आईआईटी में सब जगह रिजर्वेशन। लाइन की बात है, कांग्रेस को बहुत अपराध बोध है और इसीलिए उनके लोग या उनके समर्थक वो सीधी टिप्पणियां न करके निजी टिप्पणियां करते हैं। आपको करके दिखाना होगा। दलितों की सबसे खराब स्थिति कांग्रेस शासनकाल में रही, दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस के शासनकाल में रहा। और अब आप ये कोशिश करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी जो तीर्थ बनाते हैं अंबेडकर जी के लिए, वो नरेंद्र मोदी जो संविधान दिवस मनाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो भीमराव अंबेडकर को हर चीज में आगे लेकर चलते हैं, आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। और संविधान कोई जड़ चीज नहीं है, ये हिंदू की तरह प्रवाहमान है। इसमें संशोधन भी होंगे, जरूरत पड़ेगी तो जरूरी बदलाव भी होगा। इसी के साथ आज के हल्ला बोल में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल